बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारा सेकंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड है और बीएससी में भी काफ़ी चीज़ें इसकी डिस्कस होती हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लॉ में क्या लिमिटेशन है जिनकी वजह से हम सेकंड लॉ की तरफ जाते हैं। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट a certain energy takes place when a system undergoes a process or change of state is possible or not। हमें सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि सर्टेन एनर्जी जो होती है टेक फ्लो करती है, टेक प्लेस होती है व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस और चेंज। जब सिस्टम में कोई चेंज या प्रोसेस होता है ऑफ स्टेट इज पॉसिबल और नॉट, और ये बताता है कि स्टेट पॉसिबल है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इन साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट वर्क इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट और हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपली ये बताता है कि हम कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हीट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, बोथ फ्रॉम एक्सपीरियंसेस दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। ये हमारी सिर्फ अजम्पशंस होती है। हम थ्योरेटिकली इसको देखते हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबिलिटी नहीं मिलती। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में अगर ये देखते हैं, फर्स्ट लॉ डज नॉट हेल्प टू प्रिडिक्ट वेदर द सर्टेन प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स हमें ये नहीं बताता कि किन कंडीशंस में कोई प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। द फर्स्ट लॉ डज नॉट गिव इन इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता, प्रोसेस की डायरेक्शन क्या है, हीट कहाँ फ्लो कर रही है, ये हमें नहीं बताता। इट डज नॉट प्रोवाइड एंड स्पेसिफिक सफिशिएंट कंडीशन टू प्रोसेस टेक प्लेस। ये हमें नहीं बताता कि क्या कंडीशंस है प्रोसेस कराने के लिए, क्या सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं प्रोसेस करवाने के लिए। आप ये देखें कि हॉट रिजर्वायर में हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, और ये इसकी डायरेक्शन होती है। लेकिन ये हमें बताता है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कोल्ड रिजर्वायर में से हीट को जब हम कोल्ड से हॉट की तरफ लेके जाएं। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा पॉसिबल होता है। फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, ये नहीं बता सकता कि कोल्ड से हॉट की तरफ जा सकती है। जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बात डिस्कस करता है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स The second law of thermodynamics gives us more information about thermodynamic process. Second law may be defined as heat can flow from colder body to a hotter body। ये बात बताता है कि हीट फ्लो कर सकती है कोल्डर से हॉटर की तरफ। इसका लॉ हमें ये कहता है। द सेकेंड लॉ इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द थियोरिटिकल लिमिट्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मोस्टली यूज्ड इंजीनियरिंग सिस्टम्स लाइक हीट इंजन एंड हीट पंप्स। हीट पंप से मुराद, हीट पंप से मुराद वो इंस्ट्रूमेंट है जो हीट को कोल्ड बॉडी से निकाल के हॉट बॉडी की तरफ फेंकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर होगा या एयर कंडीशन होगा। ये इनके मुतालिक भी बताता है। तो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास थियोरिटिकल लिमिट्स बताता है इंजन्स की, हीट इंजन्स की और हीट पंप्स के मुतालिक बात करता है। अब बात करते हैं प्लैंक्स के स्टेटमेंट, कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, जिसने बात की थी प्योरली हीट इंजन के मुतालिक। द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट it is impossible to for any device as heat engine that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce net amount of work। इनका कहने का मकसद ये है कि हमारे पास कोई ऐसा हीट इंजन बन ही नहीं सकता कि जो हॉट बॉडी से लेने वाली हीट को पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट एनी लूजिंग, यानी कि उसमें कोई लॉस ना हो। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट only part of total heat absorbed by heat engine from a high temperature is converted into work। The remaining heat must be rejected at low temperature। इनका कहने का मकसद ये एटमॉस्फेयर में वो हीट जाएगी जो कि जिसको कहा जाता है सिंक में हीट को ले जाके फेंकेगा। यानी कि जो आप टोटल हीट लेंगे वो 100% वर्क में कंप्लीट नहीं हो सकती। कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ये कहती है। अगर हम इसको देखें, एक ऊपर हीट इंजन दिया जाता है। द हीट इंजन एज शोन इन फिगर is converted 100% of heat into 100% वर्क। यहाँ देखें एक हीट सोर्स से हीट 100 किलो जूल लेता है हीट इंजन,
और इसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है। दिस सिस्टम इज नॉट सेटिस्फाइड सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड लॉ के मुताबिक हीट कुछ ना कुछ लॉस होती है। सो द स्टेटमेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज नो हीट इंजन हैज अ 100% ऑफ थर्मल एफिशिएंसी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो केल्विन की स्टेटमेंट है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं जो 100% एफिशिएंसी रखता हो। असल में होता ये है कि हीट सोर्स जो होती है जिसको हम रेजर्व हॉट रेजर्वायर कहते हैं, इसका टेम्परेचर होता है T1। लेट्स सपोज 100 किलो जूल इसने हीट ली, हीट इंजन में जाने के बाद वर्क हुआ 40 किलो जूल और 60 किलो जूल जो है सिंक के अंदर चली गई, यानी कि लॉस हो गई। क्लाउसियस की स्टेटमेंट जो कि हमारे हीट पंप्स के मुतालिक यानी कि रेफ्रिजरेटर के मुतालिक, एसी के मुतालिक बात कर रहा है, एयर कंडीशनर्स के मुतालिक बात कर रहा है। क्लाउसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एज बिलो। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस एज हीट पंप। हीट पंप से मुतालिक अगर हम बात करेंगे तो जहन में रखिएगा रेफ्रिजरेटर जो हीट को निकाल के मजीद हॉट बॉडी की तरफ फेंकता है, दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बॉडी। इन्होंने कहा कि ऐसा आपके पास कोई हीट पंप मौजूद नहीं है जो कोल्ड बॉडी से हीट निकाल के हॉट बॉडी की तरफ ले जाए और इसके ऊपर कोई वर्क ना होता हो। ठीक है जी। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट। जब तक इस पर इनपुट पर वर्क नहीं, जब तक आपका रेफ्रिजरेटर को आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे कंप्रेसर के जरिए, उस पर वर्क नहीं करवाएंगे, तो हॉट हीट जो है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकती। कहने का मकसद ये है 100 डिवाइडेड बाई 40, आपको कितनी हीट सोर्स में जो रिजेक्ट हो रही है वो है 100 किलो जूल और आपने जो वर्क किया वो है 40। सो अगर हम 100 को 40 से डिवाइड करते हैं 2.5 आता है। छोड़ें, ये बात आपके इतने इंटरेस्ट की नहीं है। सो इन अदर सिंपल वर्ड्स द स्टेटमेंट कैन बी डिफाइंड एज, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास केल्विन की जो स्टेटमेंट है उसको आसान अल्फाज में है ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट कैन नॉट इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी और हॉट बॉडी। हीट खुद नहीं जाती कोल्डर बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, आपको वर्क करवाना पड़ता है इसको कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ ले जाने के लिए। आपको वर्क कराना पड़ेगा, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी। अभी तक कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन इजाद नहीं हुआ, ऐसा डिस्कवर्ड नहीं हुआ जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी या विदाउट जनरेटर के वो वर्क कर सके। अगर हम कंपैरिजन करते हैं केल्विन की स्टेटमेंट के साथ क्लाउसियस की स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे हम देखते हैं इट इज अप्लाइड टू हीट इंजन। केल्विन की स्टेटमेंट जो है हीट इंजन पे अप्लाई होती है। क्लाउसियस की स्टेटमेंट इट इज अप्लाइड टू हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। हीट पंप्स और रेफ्रिजरेशन दोनों पे ही अप्लाई होती है। हीट पंप हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हीट को कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ ले जाए वो हीट पंप है, हीट को खींचने वाले। इट इज निगेटिव स्टेटमेंट, इट इज आल्सो निगेटिव स्टेटमेंट। ये हमारे पास निगेटिव स्टेटमेंट होती है केल्विन प्लैंक की, और ये भी एक निगेटिव स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की निगेटिव स्टेटमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड नो मैथमेटिकल प्रूफ। ये सिर्फ बेस कर रही है हमारे पास ऑब्जर्वेशन में, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड नो मैथमेटिकल प्रूफ, इसमें भी ऐसा ही है। सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्टेटमेंट हीट इंजन पे वर्क करती है और ये हीट पंप और रेफ्रिजरेटर्स पे वर्क कर रही है। दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और दोनों का कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, तो इसमें आ जाते हैं स्टीम इंजन। हीट इंजन भी उसी पर ही वर्क करता है स्टीम इंजन की तरह। एक होते हैं कूलर इंजन। कूलर इंजन से आप समझ रहे होंगे जो एसी की पे वर्क करते हैं, यानी हीट को कोल्ड बॉडी से निकाल के हॉट बॉडी की तरफ ले जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू हीट इंजन, इट इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन द इंटरनल कंबशन इंजन यूज्ड इन आवर कार्स, मोटरसाइकिल, शिप्स एंड एयरप्लेन्स वगैरह वगैरह। इसका जो बेस करता है कॉन्सेप्ट, ऊपर दिया जा रहा है रेजर्वायर, हॉट रेजर्वायर, नीचे दिया जा रहा है कोल्ड रेजर्वायर। ये हॉट रेजर्वायर से Q1 हीट आती है, हीट इंजन वर्क करता है W, बाकी जो हीट का लॉस होता है Q2 वो कोल्ड रेजर्वायर में फेंक देता है, क्योंकि हीट का लॉस होता है सिंक के अंदर, इसको फेंक दिया जाता है। ये हीट इंजन
का वर्क होता है, यही आपके पास जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है, कार का इंजन होता है, वहाँ भी यही पूरा concept है। A heat engine takes in some work fluid across a cyclic process where about the heat is absorbed of one high temperature source, increasing energy in machine। जो हमारे हाई टेम्परेचर सोर्स होती है वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? हीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि मशीन की यानी इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाता है। चेंज पार्टली एनर्जीज इन दिस गोज टू मैकेनिकल एफर्ट एंड, इसके जरिए आपकी मैकेनिकल एफर्ट्स बढ़ती हैं, वर्क बढ़ता है। डिस्कार्डिंग रेजिड्यूटरी एनर्जी, यानी जो कुछ बची हुई एनर्जी होती है एज अ हीट गोज टू लो टेम्परेचर रेजर सोर्स या लो टेम्परेचर रिजर्वायर में बाकी हीट को ले जाके वो फेंक देता है। तो आपको Q1 एनर्जी जो होती है हॉट रिजर्वायर देता है, Q2 एनर्जी आप सिंक में ले जाके फेंक देते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी यूज हो रही है? Q1 माइनस Q2। ये Q किसके बराबर है? ये वो वर्क के बराबर है जो हीट इंजन परफॉर्म करता है, यानी कि आपको यहाँ पता लगता है कि वर्क बराबर है Q1 माइनस Q2 के बराबर है वर्क। Q1 वो एनर्जी है जो हॉट रिजर्वायर प्रोवाइड कर रहा है, Q2 वो एनर्जी है जो आपके सिंक में जा रही है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर के अंदर जा रही है। अगर हम जाते हैं W को Q2 में ऐड करो, किसके बराबर आ रहा है? Q। W प्लस Q2 बराबर है Q1, यानी W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम लो टेम्परेचर्स, हीट गिवन एट हाई टेम्परेचर। इफ द प्रोसेस हैपनिंग इन द कूलर इंजन इज रिवर्सिबल, हम ये कहते हैं कि अगर हमारा ये प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सेबल प्रोसेस हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ कार्नोट कूलर। कार्नोट कूलर या आइडियल कूलर। कार्नोट हमारे पास कार्नो पढ़ते हैं, इसको एक साइंटिस्ट का नाम था। ये अगले लेक्चर में हम कार्नोट प्रोसेस या कार्नोट इंजन को भी डिस्कस करेंगे। वेट द फॉलोइंग इक्वेशंस। Q2 अपॉन Q1 का जो रेशो है वो T2 अपॉन T1 के रेशो के बराबर आता है। कूलर इंजन के अंदर भी देख सकते हैं और आप हीट इंजन के अंदर भी देख सकते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ अ कूलर इंजन आर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशंस। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं कूलर इंजन की, वो रेफ्रिजरेटर है और एयर कंडीशंस होगी। इन रेफ्रिजरेटर व्हाट फंक्शन एज द कूल रिजर्वायर इज द रेफ्रिजरेटर इंटीरियर प्लेस टू स्टोर फूड्स। रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारे पास जो होता है इंटीरियर जो होता है इसका कूल होता है। एंड व्हाट फंक्शन एज द हॉट रिजर्वायर इज द एक्सटर्नल एयर अराउंड द रेफ्रिजरेटर। जो इसका एटमॉस्फेयर होता है वो हमारा कोल्ड रिजर्वायर कहलाता है। द एक्सटर्नल वर्क यूज टू, आप इसके कंप्रेसर के जरिए इस पर वर्क कराते हैं, हीट जो होती है इंटीरियर से निकल के एक्सटीरियर की तरफ चली जाती है। द एक्सटर्नल वर्क यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर इंटीरियर टू द एक्सटर्नल एयर इज obtained फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करवानी पड़ती है, यानी वर्क करना पड़ता है। इन एन एयर कंडीशन व्हाट फंक्शन एज द कूलर रिजर्वायर इज द इनसाइड ऑफ द एयर कंडीशन, while what function as the hot reservoir is the air outside the air conditioned machine। आपका रूम जो होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, आपका एटमॉस्फेयर जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। हीट जो है लो टेम्परेचर से जाती है हाई टेम्परेचर की तरफ, और इसके लिए आपको एसी में वर्किंग करानी पड़ती है। एसी का कंप्रेसर वर्क करता है। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट इंजन इज शोन बाय द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कूलर इंजन इज शोन बाय इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ द हीट इन द कूल रिजर्वायर टू द वर्क अप्लाइड इन द सिस्टम। हीट कोल्ड रिजर्वायर की कितनी होती है? Q2। वर्क हम कितना करवाते हैं? W। अगर हम आउटपुट हमें क्या दे रहे हैं? Q2 हमारे पास आउटपुट मिल रही है, हम ये वर्क इसमें जो करवा रहे हैं ये W है। तो Q2 वर्क किसके बराबर होगा? Q1 माइनस Q2। अगर हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये हो जाता है T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2। द अदर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक सेकंड लॉ इज स्टीम इंजन इन द ट्रेन। ट्रेन के अंदर स्टीम इंजन आपने नहीं देखा होगा, लेकिन जिसके अंदर हम क्या होता है कोल को जलाते थे, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, या पानी से भी कर सकते हैं। हीट प्रोड्यूस थ्रू द कोल कंबस्शन इज चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी दैट कैन मूव द ट्रेन व्हील। जो ट्रेन के व्हील को मूव कराती है, ये भी वही प्रोसेस होता है। जब आपके कोल जलते हैं वो हॉट बॉडी होती है, एटमॉस्फेयर होता है कोल्ड। द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन इज सेम एज द हीट इंजन। कोल इंजन का जो स्टीम इंजन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हीट इंजन के सेम होता है। अगर आप देखना चाहें तो इसकी डायग्राम होती है स्टीम इंजन की,
अगर हम ये देखें तो इस तरह से वर्क करता है, कंबशन हो रही है, और ये हीट की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ये मूवमेंट हो रही है पिस्टन की, पिस्टन जो है व्हील को मूव करा रहा है। ये पहले जमाने में यूज हुआ करता था, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन वगैरह यूज होते हैं। अच्छा, अब आपसे कुछ सवालात होते हैं। मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप ये बताइए कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एग्जाम्पल द डिफरेंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल अमंग द हीट इंजन एंड द कूलर इंजन। कूलर इंजन और हीट इंजन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट दैट द फंक्शन एज द कूल रिजर्वायर एंड द हॉट रिजर्वायर इन द रेफ्रिजरेटर एंड इन द एयर कंडीशन। क्या इसका पर्पज होता है कूल रिजर्वायर एंड द हॉट रिजर्वायर इन द रेफ्रिजरेटर एंड इन द एयर कंडीशन। ये आप बताएं दो तीन बातें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे और कार्नोट साइकिल को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको देखें, सुने, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग सवालात कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का। थैंक यू वेरी मच।